जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा। और व्यूअर्स, मेरे दिल के एक बात बड़े करीब है और वो ये है कि जिस तरह पिछले 30-40 साल में मुस्लिम उम्मा के अंदर और इस्लामिक स्टेट्स के अंदर जो रेडिकलाइजेशन हुई, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन, और हम उसे इस्लामिक रिलीजियस रेडिकलाइजेशन कह लें, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन कह लें, या जो भी आपने कहना है कह लें। जिस तरह जितना फंड दिया गया, जिस तरह पैसे लगे, जो मदरसा नेटवर्क बना और वहाँ से फिर तकफ़ीर और हेट्रेड और इस तरह की चीज़ें निकलीं। अ, अब वक़्त आ चुका है कि अब इस्लामिक स्टेट्स को डी-रेडिकलाइज़ेशन की बात करनी है, और सिर्फ़ प्रेस रिलीज़ेज़ में बात नहीं करनी, लिख-पढ़त में बात नहीं करनी, उसके लिए अमली कदम उठाना चाहिए। मिसाल के तौर पे अभी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब सऊदी अरब गए हुए थे, और मैं उधर ही हैं अभी। और वो वहाँ पे उनकी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। मैंने वो उसको जो है वो ऑफ़िशियल सऊदी प्रेस एजेंसी की वेबसाइट पे पढ़ने की कोशिश की, कि क्या बात हुई वहाँ पे डी-रेडिकलाइज़ेशन के हवाले से। और उन्होंने जो वहाँ पे बात की, एक पैराग्राफ है उसमें कि दोनों लीडर्स ने ये कहा कि जो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इस वक़्त एक्सट्रीमिज़्म एंड वायलेंस और सेक्टेरियनिज्म को रिजेक्ट करना है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने कही है। लेकिन इसके लिए अमली कदम कब उठाएँगे? इसके लिए फाइनेंस कब देंगे? इसके लिए करिकुलम कब चेंज होंगे? इसके लिए प्रॉपर उसकी जो स्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है, जिनकी वजह से लोग रेडिकलाइज़ हुए हैं, वो कब ठीक होंगी? जिन उलमा को, जिन मदरसों को, जिन लोगों को फंडिंग की गई और जो तकफ़ीर की बात करते हैं, जो इस तरह करते हैं, उनको कब आप अनडू करेंगे? इसके लिए तो प्लान बनना चाहिए था। जैसे पाकिस्तान में हाल ही में एक मज़हबी जमात को बैन किया गया और फिर उसके ऊपर सारा कुछ हुआ। तो क्या अब वो मज़हबी जमात उस फ़िक़्ह से ताल्लुक तो नहीं रखती जो सऊदी अरब में फ़िक़्ह ज़्यादातर राइज है। तो उसके लिए भी तो देखना है कि क्या हमें उनको भी डी-रेडिकलाइज़ करना है, किस तरह डी-रेडिकलाइज़ करना है। और अबव ऑल, जो इसी प्रेस में मैंने देखा, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये है, उन्होंने कहा है जी कि हम दहशतगर्दी को भी काउंटर करेंगे इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन। एक और चीज़ है जो इस प्रेस में रिलीज़ में नहीं मिलती, वो इस्लामोफोबिया नहीं मिलता, जो कि इमरान खान के बहुत करीब है, लेकिन सऊदीज़ के इतना करीब नहीं है। दैट इज़ द डिफरेंस। अभी उन्होंने ये लफ्ज़ वहाँ पे बोला, उन्होंने कहा जी, दे रीअफ़र्म दैट टेररिज्म कैन नॉट एंड शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी रिलिजन, नेशनैलिटी, सिविलाइजेशन और एथनिक ग्रुप। ट्रू, बिल्कुल सही कहा है। लेकिन इमरान खान साहब के नज़दीक तो इस्लामोफोबिया बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सऊदीज़ के नज़दीक तो इस्लामोफोबिया और ये जो डिस्कशन है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। सो इनको क्या करना चाहिए कि ये डी-रेडिकलाइज़ेशन हो? ये क्या इस्लामोफोबिया की बहस को मैं आज नहीं डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों स्टेट्स के दरमियान डिफरेंसेस भी हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की जो अप्रोच है बहुत सारी चीज़ों में, और जो इमरान खान साहब बार-बार करते हैं बात कि हमें इस्लामोफोबिया को डील करना है, इस्लामोफोबिया को डील करना है, कोई स्टेटमेंट इस्लामोफोबिया का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है जी? और उन्होंने बस ये इस्तेमाल किया कि दहशतगर्दी को किसी मज़हब, तहज़ीब, किसी एथनिक ग्रुप या कौमियत के साथ, नेशनैलिटी के साथ ना अटैच किया जाए। अभी आ जाए इस चीज़ के ऊपर, ये जो डी-रेडिकलाइज़ेशन प्लान्स हैं। सऊदी अरब ने भी बहुत देर डी-रेडिकलाइज़ेशन प्लान किए, और ये प्लान बड़े इंटरेस्टिंग थे वैसे, ये पढ़ने से ताल्लुक रखते हैं। और ये अगर देखा जाए कि किस तरह जो लोग पकड़े गए सऊदी अरब में, और उनको किस तरह डी-रेडिकलाइज़ किया गया, उनको जेलों के अंदर टेक्स्ट बुक्स दी गईं, उनको उलमा मिले, और उन लोगों ने फिर वहाँ पे बैठ के उनको इंटेरोगेट किया, उनको फिर उस लिटरेचर के ज़रिए बताया गया कि आपने कैसे जो आपके ख़्यालात हैं हमारे साथ शेयर करें। उस वक़्त एक इंटीरियर मिनिस्टर हुआ करते थे, प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ। उन्होंने बेसिकली इस सारे प्रोजेक्ट को डील किया था, और जो जेलों में लोग होते थे, उनके पास इमाम भेजे, और उन इमामों ने फिर वहाँ पे उनको उलमा को, वो जो दहशतगर्द होते थे, उनको जो है वो डी-रेडिकलाइज़ किया, फिर उनको नौकरियाँ दी, उनकी शादियाँ कराईं, उनको एक एकेडमिक कोर्स ऑफ स्टडी दिया, और उनको कहा कि जी जो लोग कुरान से
جہاد کی انٹرپریٹیشن لیتے ہیں اور آج کے زمانے میں کرتے ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح لوگ کر رہے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے اندر یہ بھی بیٹھے ہوئے جو تھے، انہوں نے یہ بھی پوچھا اور یہ پتہ چلا کہ جو یہ کافر کا اور اپوسٹیسی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی علیحدہ کریں۔ مطلب یہ 7 سینچری میں جو خارج کی موومنٹ تھی اس میں یہ الخارجی کی جو موومنٹ تھی اس میں یہ آئیڈیاز آئے، اور اس سے پہلے اس کے بعد جو ہے یہ پھر وہابیزم کے اندر آیا، اور پھر اس کی آگے بھی ہے۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو that detail or specification of all that. لیکن this is not what I am saying. This is what the literature and this is what the Saudis did. اور انہوں نے ان کی جو findings تھی۔ اب مقام آ گیا ہے کہ پاکستان جو ہے اور سعودی عرب اور اسلامک ممالک جو ہے وہ ایسے لوگ جو اس طرح کی ٹینڈنسی رکھتے ہیں، جن کے اندر مذہبی انتہا پسندی ہے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ڈائلاگ کر کے بات کرنی ہے کہ ہمیں مسلمانوں نے اپنا امیج کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ میں بتاؤں، عمران خان صاحب کو، پاکستان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے جو فنڈز ہیں وہ اس طرف ڈرا کرنے چاہیے۔ ہم نے ریلیجس لوگوں کو، ریلیجس کلیرکس کو، مذہبی جو انتہا پسند ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، اور ہم جب ہمارے اوپر کوئی پڑتی ہے چیز تو ہم کہتے ہیں اب ان کو کیا کریں، بس یار یہ مذہبی انتہا پسند ہے۔ دیکھیں، آپ کو ادارے بنانے پڑیں گے، آپ کو ان کے پیرالل بحث کرنی پڑے گی، ڈائلاگ کرنا پڑے گا، ایک ایکڈیمک ڈسکورس کریٹ کرنا پڑے گا۔ میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر 30 سال لگے تھے ان لوگوں کو ریڈیکلائز کرتے ہوئے، 40 سال لگے تھے، تو 40 سال ہی واپس لگیں گے ان کو ڈی ریڈیکلائزیشن۔ یہ بڑا لمبا ہے، لیکن اگر آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے ان کے حال پہ تو پھر اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری کریٹیکل۔ پھر چیزیں اس طرح آسان نہیں رہیں گی۔ جس طرح ہم نے کولڈ وار کے بعد وہ جو طالبان تھے ان کو چھوڑ دیا کہ جاؤ جو مرضی کریں، جس طرح مرضی کریں، انہوں نے پھر جو کیا، پھر وہ ہمیں آج ان کو پھر بندوق کی نوک سے آپ کو سر کو سنبھالنا پڑا۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنا سوچنا ہے۔ اگر ہم نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ویری ایزی فار پاکستان۔ ڈی ریڈیکلائزیشن کی ٹاک یہ پریس کانفرنس میں آپ جو ہے ہمارے جو اسلامک مسلمان لیڈرشپ ہے، یہ ان کے پاس اس کی وہ نہیں ہے، they don't find it یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، اور نہ ہی پاکستان میں اس کو کوئی مسئلہ سمجھا جاتا ہے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی اس طرح کا پلان ہے، نہ ہی ہم نے کبھی اس طرح کا پلان بنایا ہے کہ ہمیں اس کو کس طرح ڈی ریڈیکلائز کرنا ہے۔ پاکستان کو جو اس وقت بڑا خطرہ ہے وہ دہشت گردی نہیں ہے، ایکسٹریمزم بڑا خطرہ ہے، کیونکہ دہشت گردی کی جنگ تو ہم نے لڑ کے جیت لی۔ بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کون سی دہشت گردی کی جنگ لڑی، اب میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا، لیکن ہم نے وہ تو جنگ جیت لی، ابھی جو جنگ جیتنی ہے وہ ایکسٹریمزم کے خلاف ہے، وہ انتہا پسندی کے خلاف جنگ ہے جو ہمیں جیتنی ہے۔ اگر ہم نے وہ جنگ نہ جیتی تو ہمارا معاشرہ اندر سے کٹتا رہے گا۔ معاشرے میں دیکھیں، کسی بھی معاشرے کے اندر آپ نے اگر کوئی فائدہ اٹھانا ہے تو وہاں میکسیمم تقسیم ہونی چاہیے نا، تو ہمارے معاشرے کے اندر تو تقسیم موجود ہے، تو اس تقسیم کا فائدہ کس طرح اٹھایا جائے، اور اگر ہم فائدہ اٹھائیں گے لوگ تو وہ باہر کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، پھر ہم کہتے ہیں جی 5th جنریشن وارفیئر ہو گئی ہے، جی اس ملک نے ہمارے یہاں پہ ایسے کر دیا ہے، فلانی ہماری مذہبی جماعت اس ملک سے پیسے لے رہی ہے، وہ ادھر سے اس طرح کر رہے ہیں۔ تو اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ جب کوئی ایک اس طرح ہو رہا ہے تو ہم اس کو کہیں، اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ جب جڑ سے اکھاڑیں گے تو تب ریاست کو پتا چلے گا، اسٹیٹ کو پتا چلے گا، اس کے انسٹیٹیوشنز کو پتا چلے گا کہ یہ جو چیلنجز کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی جو ہمارا مذہبی طبقہ اس کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے، اس سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جو ماڈریٹ لوگ، یہ بڑی اہم بات ہے، جو ماڈریٹ سو کالڈ ماڈریٹ لوگ اس وقت اسٹیٹ اپریٹس میں بیٹھے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا کہیں اور جو مذہبی ہم ان کو عہدے دے دیتے ہیں سو کالڈ، یہ بھی اندر سے اتنی ریڈیکلائز ہوتے ہیں، لیکن یہ کیونکہ سسٹم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس سرکاری عہدے ہوتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو خاموش رکھتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ مفتی منیب صاحب ہیں، تو وہ نارملی ان کے پاس رویت حلال کا وہ چارج تھا، تو وہ اس کو انجوائے کر رہے تھے، جو بھی جیسے ہی ان سے چارج لیا گیا تو انہوں نے ریسنٹلی یہ حالات جب پاکستان میں خراب ہوئے تو انہوں نے ٹی ایل پی نے جب ان کے لیڈر کو پکڑ لیا تو انہوں نے کال دے دی کہ جی ہم شٹر ڈاؤن ہڑتال کرتے ہیں۔ تو اٹ مینس کہ جب یہ پاور میں ہوتے ہیں، ان کو چیزیں ملتی رہتی ہیں تو یہ خاموش رہتے ہیں، ادروائز دے گو بیک انٹو دیئر ریالٹی، اور وہ ریالٹی وہی ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ سو اس کو معاشرے کو یہاں پہ آپ نے جب تک، اگر آپ کے پاس 2 لاکھ بندے ریڈیکلائز ہیں
तो 50,000 बंदे इस तरह के होने चाहिए जो डी रेडिकलाइजेशन की बात करें मुआशरे के अंदर। इस वक्त रेडिकलाइजेशन और डी रेडिकलाइजेशन की बात एक बड़ा छोटा तबका कर रहा है, जो लिबरल है, जो प्रोग्रेसिव है, वो तबका कर रहा है। और वो तबका मेंटली इस तबके के साथ वैसे ही उसकी वो है ही नहीं है। ये लोअर क्लास या लोअर मिडल क्लास, इवन कि अपर क्लास के लोग भी रेडिकलाइज हैं। तो उनको वापस लेके आना और उनको बताना कि दुनिया में इंटरनेशनल सिस्टम कैसे चल रहा है, हमें हमारे क्या चैलेंजेस हैं, ये रियासत का काम है करना, ये किसी और का काम नहीं है। सो खुदारा इसके ऊपर डी रेडिकलाइजेशन प्लान बनाए, उसको सूबों को, जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनको प्लान बनाने चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को अपना प्लान बनाना चाहिए, प्रॉपर एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए, जो मिनिस्ट्री जो है वो इस चीज को देखे और इसमें बड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों को, उलमा को एंगेज करें। अगर आप एक पैंट कोट वाले बंदे को कहेंगे ना इनके साथ एंगेज करोगे तो वो नहीं करेंगे। सो उन लोगों को एंगेज करें जो बिल्कुल आलम हों, आलिम दीन हों और बड़े पढ़े लिखे लोग हों, उनको एंगेज करो। ये मुस्लिम उम्मा का प्रोजेक्ट होना चाहिए और ये सऊदी अरब और पाकिस्तान को मिल के इसमें फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और सऊदीज तो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हमेशा रहे हैं और अभी भी अच्छे हैं और हमारा वो ख्याल भी रखते हैं। सो व्हाई नॉट हम उनसे ही मदद लें इस मामले में और कहें कि जी आपने जो डीरेडिकलाइजेशन प्लान बनाया वो तो उन्होंने तो बड़ा एक्सपेंसिव प्लान बनाया, हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे तो पाकिस्तान ने भी 2-3 डीरेडिकलाइजेशन प्लान बनाए थे केपी के अंदर, लेकिन वो हम उसको चला नहीं सके, उसकी फंडिंग के मसले थे और वो कुछ और थी। मुझे याद है एक था प्रोजेक्ट सबून, प्रोजेक्ट स्पाले, प्रोजेक्ट मिशैल, ये 3 एक डीरेडिकलाइजेशन प्लान थे। उस वक़्त मैं पढ़ाता था तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी स्टडी की थी इनको, इन तीनों प्लान के ऊपर। एक जुवेनाइल के लिए था, एक बड़े लोगों के लिए था और बड़े इंटरेस्टिंग मामलात थे जिसमें आई मेट वन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने मुझे कहा कि ज़्यादातर वो बच्चे दहशतगर्दी और सुसाइड में जाते थे, सुसाइड बॉम्बिंग करते थे, जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी बड़ी अरूज पे थी, जो बच्चे जिन फैमिलीज़ में जो बच्चों की तादाद है वो डबल डिजिट में है। मीन्स कि 10 से ज़्यादा बच्चे अगर किसी फैमिली में हैं, तो उन फैमिली में बच्चों के दहशतगर्द बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। बिकॉज़ पेरेंट्स कांट टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन और उनको फिर क्या करना पड़ता है, वो जब बच्चों की टेक केयर नहीं कर सकते, माँ-बाप के ज़हन में जो बड़े बच्चे होते हैं, वही होते हैं छोटे जो इधर घूम फिर रहे होते हैं। वो स्कूल जाते हैं, स्कूल वाले उनको स्कूल से मारता था, वो बाहर आके स्कूल खड़े होते थे, तालिबान आते थे गाड़ियों में और कहते थे तुम इधर क्या कर रहे हो? और उनको उठा के ले जाते थे और मैं तुम्हें अच्छी खाने खिलाऊँ, पिलाऊँ, गाड़ियों में बिठाऊँ और बाद में फिर उन बच्चों को इस्तेमाल कर लेते थे। तो ये वो बच्चे जो हैं अब उनको जिनकी तालीम भी नहीं है और ये मुआशरे का एक बहुत बड़ा तबका इन चीज़ों से अफ़ेक्ट है। हम इससे आँखें चुरा लेते हैं, हमें हमें इसको आँखें नहीं चुरानी चाहिए। देखें, अगर हम एक अच्छी रियासत बनना चाहते हैं, हम इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस और अपना जो एक चाहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट हो, तो देन वी हैव टू बी ऑफेंसिव, फिर अपोलोजेटिक नहीं होना पड़ेगा। और वैसे तो हमारी जो डीरेडिकलाइजेशन है टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप होनी है, लेकिन फिर भी वो एक और सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो चीज़ है कि हमें प्रोविंसेस को बनाने चाहिए, लेकिन कभी ना तो बहस सुनी है, ना कभी किसी बंदे ने इस पे बात की है, ना ही कोई पॉलिसी आई है। थ्योरी के हवाले तक अदारों ने अपने वो लिख दी हुई हैं, जिस तरह की ये प्रेस रिलीज़ आई है, सऊदी अरब और पाकिस्तान की तो इन इन रियलिटी वो कर दी हुई है, लेकिन ऑन ग्राउंड इसकी कोई वो मौजूद नहीं है, प्लान मौजूद नहीं है कि किस तरह डी-रेडिकलाइज़ करना चाहिए, टीवी पे डिबेट्स होनी चाहिए, सोशल मीडिया पे डिबेट्स होनी चाहिए। कोई जो जो डी-रेडिकलाइज़ेशन के हमने कोशिश की लोगों को, उलमा को ऑन बोर्ड लेने के लिए, वो भी कोई इतने कारआमद नहीं और वो जो थी वो बेसिकली एक यही था कि जो इन्होंने एक पाकिस्तान ने कोशिश की थी, वो क़याम पाकिस्तान के नाम से एक बुक भी छापी थी, मैंने पहले भी शायद ज़िक्र किया होगा। वो जो बुक है वो उसमें सारे पता नहीं 1100 के 1800 उलमा के साइन हैं और उन्होंने कहा है जी कि हम इस चार्टर के ऊपर एग्री करते हैं और वो जो चार्टर है, वो यहाँ पे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में वो सारा हुआ था। और लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो भी सिर्फ़ ये है कि टॉप लेवल के लोगों को एंगेज कर लिया गया है, ताकि ये अपनी मदरसों में और मस्जिदों में कोई माहौल ख़राब ना होने दें। लेकिन उससे ये होता है कि ये जो लोग स्टेट के साथ अपरेटस के साथ लिंक होते हैं, दे ट्राई टू बी मोर मैच्योर बट दे डोंट ट्रांसफर दैट टू द मासेस। वो जनरल पब्लिक तक नहीं करते, क्योंकि अगर वो जनरल पब्लिक तक वो सारे प्लान को ट्रांसफर करेंगे तो वो डिस्कनेक्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। वो लोग कहते हैं भाई नहीं आप पढ़ाते हमें कुछ और है, बताते हमें कुछ और है। सो ये अभी भी डबल स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेकिन ये पाकिस्तान और सऊदी अरब को
ڈی ریڈیکلائزیشن کے پلان بنانے چاہیے، شیئر کرنے چاہیے، اور جس طرح سعودی عرب کا ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے یہاں پہ مذہبی طبقے کے اندر پاکستان میں، اس مذہبی طبقے کو سعودی عرب کو اپروچ کرنا چاہیے اور پاکستان کی مدد کے ساتھ۔ بلکہ طاہر اشرفی صاحب جو کہ پاکستان علماء کونسل کے ہیڈ ہیں آئی تھنک، وہ بھی عمران خان صاحب کے گئے ہیں اور وہ ایڈوائزر بھی ہیں ان کے مڈل ایسٹ کے۔ سو دیر از سم تھنگ وچ وی شوڈ ڈو، یہ ایسے نہیں چلنا چاہیے۔ ڈی ریڈیکلائزیشن از اے ویری سیریس بزنس۔ لیٹس ہوپ کہ ہم اس کے اوپر بات کریں، اگر نہ بات کرنا جو ہے آئی تھنک دس از ناٹ ان دی انٹرسٹ آف دی اسلامک اسٹیٹس اینڈ پرٹیکولرلی پاکستان، سعودی عرب اینڈ ادر اسلامک